वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचटेट इकोनॉमिक्स 2017 का क्वेश्चन पेपर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, गरीबी का दुष्चक्र की जो परिकल्पना है इनके मध्य अंतर संबंध को इंगित करती है कि जो विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह का रिलेशनशिप जो है दिखाती है। ऑप्शन में बोला है इन्फ्लेशन एंड कंजप्शन, सेकंड बोला है गरीबी व बेरोजगारी, थर्ड में बोला है प्रोडक्टिविटी एंड इनकम एंड फोर्थ में बोला है आय व जनसंख्या। अब आपको पता है जब हम विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो अल्प विकसित देश होते हैं गरीबी के दुष्चक्र में फंसे होते हैं, उसमें हम दो एस्पेक्ट्स को देखते हैं। एक हम डिमांड साइड की बात करते हैं, एक हम सप्लाई साइड की बात करते हैं। जब हम डिमांड साइड का विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी बनाते हैं तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि लोगों के पास इनकम का लेवल बहुत कम होता है जिसकी वजह से वो डिमांड को बढ़ा नहीं पाते। तो पहला रीज़न जो डिमांड साइड में यही आता है। और जब हम सप्लाई साइड में विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी का डायग्राम बनाते हैं तो हम ये चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अंडर डेवलप कंट्रीज़ में लोगों के पास इनकम ना होने की वजह से वो सेविंग नहीं कर पाते, और जब सेविंग ही नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती, और जिस वजह से इकोनॉमीज जो होती है अंडर डेवलप वो गरीबी के जो चक्र में फंसी रहती हैं। अब आपको समझ आया, डिमांड साइड में सबसे बड़ा रीज़न जो विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी के लिए जिम्मेदार है वो इनकम है, और सप्लाई साइड में अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पर किस तरह का रिलेशनशिप दिखाया जाता है, तो यहाँ पर उत्पादकता व आय का जो रिलेशनशिप है जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है गरीबी की दुष्चक्र के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। हमें वित्त आयोग दिए गए हैं और उनके अध्यक्ष हमें बताने हैं कौन कौन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? महावीर त्यागी। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? JM सालेट। और 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NKP साल्वे, और 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं M खुसरो। जब हम इनको मैच कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और हमें क्या बोला गया है इस मैथमेटिकल क्वेश्चन में? हमें बोला है आपके पास सेविंग फंक्शन है और आपके पास बोला है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका 800 से इंक्रीज हो जाता है। अगर 800 है तो आपको कंजप्शन फंक्शन का संतुलन बताना है। अब हमें पता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि हमारी जो इनकम होती है ना, अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है ना कि हमारी जो इनकम हम कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। अब हमें सेविंग फंक्शन क्या दे रखा है? -600 प्लस 0.2y, ठीक है। और इक्वल में इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 800 आपको इन्वेस्टमेंट दिया गया है। अब क्या करते हैं, ये इधर माइनस में है, 800 के इधर बराबर के इधर जाकर वो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 600 और 800 कितना हो गया? तो आपके पास क्या बच गया? 1400, और आपके पास क्या आया? इक्वल टू 0.2y। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू को निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1400 और अपॉन में 0.2y। जब आप 0.2 को 1400 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हटाने के लिए अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या वैल्यू निकल आ जाएगी? 7000 आ जाएगी। 2 7 जा 14, और उसके बाद यहाँ 3 0 1 2 3। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर में रखा और यहाँ से हमें इनकम की वैल्यू निकाल ली। लेकिन क्वेश्चन में हमसे इनकम का संतुलन नहीं पूछा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आपका कंजप्शन का जो संतुलन है वो क्या होगा। अब कंजप्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? इनकम तो चाहिए ही। अब आपको पता है आपको कंजप्शन निकालना है तो आप कंजप्शन कैसे निकाल सकते हो?
आप इनकम में से अगर आप सेविंग को माइनस कर दो या सेविंग के प्लेस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर देते हो तब भी आपका निकल आएगा, क्योंकि हमने अभी बात की ना, सेविंग किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। इनकम हमने कितनी निकाली, 7,000 निकाली, और सेविंग हमारे पास कितनी थी या इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, 800 है। जब हम 7,000 में से माइनस कर देंगे 800 को, आपका क्या आ जाएगा, 6200 आ जाएगा। तो 6,000 जो 200 रुपये है ये आपका कंजप्शन का लेवल है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है मुद्रा गुणक अनुपात है किसका। यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा और व्यापारिक बैंकों की कुल जमाओं का रेशो जो है मनी मल्टीप्लायर है। सेकंड ऑप्शन में बोला है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा और अपॉन में मुद्रा की कुल मांग का रेशो। थर्ड ऑप्शन में बोला है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा तथा आधार मुद्रा। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा तथा बैंकों का रिजर्व। अब आपके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपको मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर में क्या लगाते हैं हम मनी की सप्लाई को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस डी, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट लिखते हैं ना। इकोनॉमी में मनी की सप्लाई अपॉन हाई पावर मनी, हाई पावर मनी को हिंदी में आधार मुद्रा भी बोला जाता है, ठीक है। हाई पावर मनी का मतलब है करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। अब आपको समझ आ गया ना कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो किसका रेशो है, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कितनी है और अपॉन में हाई पावर मनी का रेशो है। तो उस अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा कितनी है हमारे पास तथा आधार मुद्रा, अगर हम इनका रेशो कर देते हैं तो हमारा मनी मल्टीप्लायर या मनी गुणांक जो है, मुद्रा का जो गुणांक है वो क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा तथा आधार मुद्रा का रेशो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है शिशु उद्योग तर्क किसने दिया है, ये कॉन्सेप्ट दिया है फ्रैंकलिन लिस्ट ने दिया है। व्यापार की शर्तों का जो ह्रास होता है इस कॉन्सेप्ट को रोल प्रेबिश ने दिया है। और एमर्जिंग ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है जिसको स्नोत्पकारी वृद्धि हिंदी में बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जगदीश भगवती ने बोला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्राप्यचित सिद्धांत, मतलब कि फैक्टर की जिसके पास भी जो फैक्टर्स है उसी का एक्सपोर्ट करे वो, तो इस कॉन्सेप्ट को ईबी क्रेविस ने दिया है। तो यहाँ पर उस अकॉर्डिंग आप देख लेना कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी व्यापार नीति 2015-20 में 2015 और 20 की जो विदेशी व्यापार नीति है उसके अंदर 2020 तक विश्व व्यापार में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, कितना उसका लक्ष्य रखा गया था। हमें ऑप्शन में बोला है कि विश्व के अंदर जितना भी निर्यात होता है ना उसमें भारत का कितना हिस्सा होगा 2020 तक, उसका कितना लक्ष्य रखा गया था। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 2.5%, सेकंड ऑप्शन में बोला है 3% एंड थर्ड ऑप्शन में बोला है 3.5% एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है 4%। तो हमने जो लक्ष्य रखा था वो हमने 3.5% का रखा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है यदि उपभोग व्यय कंजप्शन फंक्शन आपका ये है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपका ये है एक्सपेंडिचर, और अगर हम स्वायत्त निवेश में वृद्धि कर देते हैं तो हमारा आईएस कर्व में किस तरीके से परिवर्तन होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आईएस कर्व की जो इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। अब आप आईएस कर्व की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करोगे, आप ऐसा कर सकते हो कि इनकम की इक्वेशन को फाइंड आउट कीजिए, सी कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, इनको प्लस कीजिए, उसके बाद हमारा निकल आएगा। अब देखिए हमारे पास कंजप्शन क्या दे रखा है, कंजप्शन दे रखा है हमें 30 + 0.80
वाई, और आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है 70 माइनस 2i, आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए ये 30 है, ये 70 है, हम इनको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा ना 100। और इधर आपके पास क्या बचेगा, 100 प्लस 0.80 वाई सॉरी माइनस 2i, ये आपका y है। अब आपको पता है c प्लस आई क्या होता है, इक्वल होता है y के, तो यहाँ y भी होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, y को इधर जो ये प्लस का है इसको इधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 0.80 y हो गया ये। और इधर आपके पास क्या बचा है, इधर आपके पास सिर्फ बचा है 100 माइनस 2i। अब आप इसको y को इधर से कॉमन ले सकते हो, जब हम y को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, देखो मैं ऊपर की तरफ कर देती हूँ। जब हम इधर y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस क्या बचेगा, y कॉमन लेने के बाद 0.8, और इधर तो वो सेम ही रहेगा 100 माइनस 2i। इधर क्या रहेगा हमारा 100 माइनस 2i। अब इधर 1 माइनस 0.8 से क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस 0.8 से 0.2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा y की वैल्यू जो आपकी क्या निकल रही है, आपकी वैल्यू निकल रही है 100 माइनस 2i और अपॉन में 0.2 और 0.2। अब पॉइंट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अगर पॉइंट हटाना चाहते हो तो आप ऊपर 0 लगा दीजिए, यहाँ भी 0 लगा दीजिए। तो आपको जब इसको सोल्व करते हो तो आपकी जो y की इक्वेशन आती है वो क्या आती है 500, और इधर आपकी आ जाती है माइनस का 10i। तो फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन आती है वो क्या आती है, देखो आपको कुछ नहीं करना, हमने c प्लस आई किया था, और जब हमने c प्लस आई कर दिया था तो हमारा क्या निकल गया था, जब हमने c और i को प्लस कर दिया था तो हमने क्या, हमारी y की इक्वेशन बन गई थी, वो क्या बन गई है उसको हम इधर लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन बन गई 500 माइनस 10i। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में बोला है अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को 30 से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेकिन अब हम 30 से क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देंगे। अब देखो फिर हम क्या करते हैं, हम ये बोल रहे हैं कंजप्शन, फिर हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम डब्बे में लिख देते हैं ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो, इधर ही रखा रहेगा। तो यहाँ देखिए अब दोबारा से वही प्रोसेस 30 प्लस 0.80 y। अब हमारा इन्वेस्टमेंट 70 माइनस 2i ना होकर हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 100 माइनस 2i। अब फिर आप क्या करोगे, फिर आप y को इधर लेके आओगे माइनस 0.80 y, और इधर आपके पास क्या बचेगा 30 और 100 आप प्लस कर दोगे तो आपके पास 130 और माइनस 2i बचेगा। और जब आप इसमें से y कॉमन ले लोगे तो आपके पास यहाँ फिर वही बचेगा 1 माइनस 0.8, और फिर आपके पास ये सेम इक्वेशन बचेगी। फिर आपके पास यहाँ 0.2 y बचा, अगर आपको फिर आएगा आपका 130 माइनस 2i। अब अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो 0.2 को फिर आप अपॉन में लेके जाओगे, यहाँ पर 0.2 चला जाएगा अपॉन में, फिर यहाँ पर 0.2 चला जाएगा अपॉन में। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास क्या इक्वेशन आई नए वाली, पुराने वाली देखो आपकी इक्वेशन क्या थी, पुराने वाली इक्वेशन थी आपकी 500 माइनस क्या थी हमारी, 500 था ना, 500 माइनस 10i। और जब आप वहाँ से जो आपने निकाला ना, तो जो नई इक्वेशन आपकी आएगी किसको डिवाइड कर कर, 300 को 130 अपॉन 0.2i, और यहाँ पर क्या था आपका 2/2i अपॉन 0.2। जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे ना तो यहाँ आपका आ जाएगा 650, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 10i। तो आपकी जो नई इक्वेशन आई वो आई आपकी 650 माइनस 10i इन्वेस्टमेंट। अब आपने इस इक्वेशन में क्या देखा,
ये आपका कंजप्शन का था पॉइंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट था। अब आपने इक्वेशन में क्या देखा कि इन्वेस्टमेंट वाला जो है 10i पहले भी था, 10i ये भी है, कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में आपने इंक्रीज किया 30 का, लेकिन उसमें तो इन्वेस्टमेंट में आपके कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका इसकी वजह से निवेश में वृद्धि करने की वजह से आपका कंजप्शन जो है बढ़ गया। और जब कंजप्शन बढ़ गया, जैसे कंजप्शन पहले कितना था 500 था, हमने पहले सोल्व किया, उसके बाद हमने जब नए इन्वेस्टमेंट के साथ निकाली इक्वेशन को तो हमारा जो कंजप्शन है 650 आया। अब आपको समझ आया कितने का डिफरेंस आ रहा है, 150 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 30 रुपये की निवेश में वृद्धि करने से हमारा जो उपभोग है वो 150 रुपये से बढ़ जाता है। और जब आप कंजप्शन को इंक्रीज करते हो ना तो आपका IS कर्व पहले ये है, उसके बाद आपका ये LM कर्व है, ये संतुलन पॉइंट होता है। अब यहाँ पर ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया कि जब हम निवेश में 30 की वृद्धि करते हैं तो इसकी वजह से हमारा कंजप्शन जो है, कंजप्शन में वृद्धि होगी और IS कर्व की में शिफ्ट आएगा और हम राइट साइड जो है वो क्या कर लेंगे, शिफ्ट आ जाएगा। और कितने का शिफ्ट आएगा, अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया तो 150 रुपीज़ से हमारा शिफ्ट आएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आप और ऑप्शंस को भी देखोगे तो, लेकिन हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है कि 150 रुपये से हमारा IS कर्व दाई तरफ स्थानांतरित होगा। जैसे राइट साइड पर हमने शिफ्ट दिखाया तो राइट साइड में क्या आ गया, शिफ्ट आ गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, राइट आंसर है। और ऑप्शन भी आप देखिए, 150 रुपये से बाई ओर स्थानांतरण होगा नहीं, क्योंकि जब निवेश बढ़ा है कंजप्शन इंक्रीज हुआ है, घटा नहीं है। 30 रुपये से स्थानांतरण होगा, 30 रुपये से स्थानांतरण होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है भुगतान शेष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा चालू खाते से संबंधित है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी टर्म्स जो है करंट अकाउंट में आती हैं। करंट अकाउंट में हमारा व्यापार शेष जिसे ट्रेड बैलेंस बोलते हैं, विदेशी परिसंपत्ति फॉरेन असेट्स बोलते हैं, अदृश्य सेवाएं मतलब इनविजिबल सर्विसेज, या फैक्टर इनकम संसाधनों से आए, जैसे साधन आए कैसे, जैसे आपको प्रॉफिट मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, वेजेस वगैरह मिल गई, तो ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं। तो हमारे जो करंट अकाउंट में जो जो चीज़ें शामिल होती हैं वो ट्रेड बैलेंस होता है। विदेशी संपत्ति हमारी जो है ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ना कि करंट अकाउंट का। लेकिन इनविजिबल सर्विसेज ये भी हमारा करंट अकाउंट में आता है। साधनों को जो आय मिलती है वो भी हमारा करंट अकाउंट में आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये फोर्थ ऑप्शन में है तीनों ही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है लाफर कर्व का जो आकार है वो कैसा है, वो यू आकार का है, वो जे आकार का है, वो विपरीत यू आकार का है, या वाई एक्स के समांतर है। अब आपको पता है लाफर कर्व में क्या होता है, एक तरफ टैक्स की रेट होती है, एक तरफ रिवेन्यू होता है। तो टैक्स की रेट और रिवेन्यू का जो रिलेशन होता है, इस तरह से हमारा लाफर कर्व बनता है। अब आपने देखा ये यू तो है, लेकिन ये कैसा यू है, ये उल्टा यू है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। उसमें बोला है एक वस्तु की कीमत में अगर 10% की क्या हो जाए, कमी होने से इसकी मांग 400 से बढ़कर 500 इकाई, 400 से 500 हो जाती है। मांग की क्या निकालनी है, कीमत लोच निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी का देखो फॉर्मूला क्या होता है, कीमत में परिवर्तन होने से मांग में होने वाला परिवर्तन। अब हमारे पास कीमत में परिवर्तन तो दे रखा है -10, लेकिन मांग में परिवर्तन हमें नहीं दे रखा। मांग की हमें वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम मांग का जो परिवर्तन हुआ है ना उसको निकालते हैं। तो मांग पहले कितनी थी, 400 थी, फिर कितनी हो गई, 500। तो अब हम क्या करते हैं परिवर्तन निकालने के लिए, तो 500 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 400 को, और अपॉन में वृद्धि हुई है ना, तो वृद्धि में क्या करते हैं, कम वाली वैल्यू जो होती है हमारी उसको नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 400 आ जाएगा।
अब आप देखिए 400 से आपकी जो कितनी हो गई है, 500 से 400 का डिफरेंस कितना आ गया, 100 का डिफरेंस आया। और अपॉन में यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ पर आपका रहेगा 400 और इनटू में तो आपका 100 लगता ही है। जब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा, 2 4 2 8 और 4 5 20। तो अब जो है, जो हमें क्वांटिटी की वैल्यू नंबर्स में दी हुई थी 400 से 500 इंक्रीमेंट दी हुई थी, वहाँ से हमने क्या किया, इसको परसेंटेज में निकाल लिया। जब हमने इसको परसेंटेज में निकाला तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास 25% आया। कि अगर आपका अब हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है हमारे पास, कीमत में हुआ परिवर्तन और मांग में हुआ परिवर्तन। कीमत में कितना परिवर्तन होता है, कीमत में 10% का परिवर्तन हमें दे रखा है, और मांग में होने वाला परसेंटेज चेंज वो हमने निकाल लिया। वो कितना था, वो था हमारा माइनस था ना, नहीं सॉरी 25% था प्लस में। और आपको पता है एक माइनस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में होता है, एक माइनस हमें यहाँ दे रखा होता है। हम इसको इसके साथ माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ निकल गया 2.5 जो है इलास्टिसिटी की वैल्यू निकल गई। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी की वैल्यू 2.5 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है सोलो अवशेष मापता है, सोलो का रेजिडुअल किस चीज़ का मेजरमेंट करता है। क्वेश्चन ये है कि सोलो का जो रेजिडुअल है वो किस चीज़ का जो मेजरमेंट है ना वो हमारा करता है। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में बोला गया है तकनीकी प्रगति को मापता है। सेकंड ऑप्शन में बोला है कुल साधनों की उत्पादकता को मापता है, जिसको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। कुल श्रम की उत्पादकता को मानता है, जिसको हम टोटल लेबर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। कुल पूंजी की उत्पादकता को मापता है, जिसे हम टोटल कैपिटल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जो सोलो का रेजिडुअल है ना वो मेजर करता है, सोलो रेजिडुअल मेजर द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट को मापता है वो ड्यू टू इनोवेशन, कि इनोवेशन होने की वजह से टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में क्या चेंजेस होते हैं उसको जो है मेजरमेंट करने का काम किसका है, सोलो के रेजिडुअल का। अब हमसे यही पूछा है ना कि सोलो का रेजिडुअल क्या मापता है, तो हमने क्या बात की, सोलो के रेजिडुअल का काम यही है कुल साधन की उत्पादकता को मापना, साधन की कुल उत्पादकता को मापना कि तकनीक में परिवर्तन होने की वजह से कुल साधनों की उत्पादकता में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसीलिए सोलो के रेजिडुअल का काम है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को मापना, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वैधिकार में स्टैगलबर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दो विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करेंगे, अनुगामी होकर कार्य करेंगे तो इससे आपको क्या जो है वो रिजल्ट मिलेगा। उपभोक्ताओं के मध्य गठबंधन होगा, असंतुलन की स्थिति होगी, कुरनोट वाला हल मिलेगा, विक्रेताओं के मध्य मूल्य युद्ध होगा। नहीं, जब दो विक्रेता हैं और वो अनुगामी होकर काम करते हैं, जिस तरह का सॉल्यूशन कुरनोट के मॉडल में मिलता है ना उसी तरह का सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, स्टैगलबर्ग के अंदर मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने की वजह से मांग वक्र में क्या होगा। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स में, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो मांग वक्र किस तरह का होगा। मांग वक्र में संकुचन आएगा या बाई तरफ किसका होगा, दाई तरफ किसका होगा, राइट साइड किसका होगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम बना लेना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, एक गुड्स का प्राइस मान लो एक्स गुड का प्राइस हमने यहाँ लिया, तो क्वांटिटी हम किसकी लेंगे, क्वांटिटी लेंगे वाई की, ठीक है। अब क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। मान लो पहले एक्स गुड्स का प्राइस ये था, वाई की क्वांटिटी ये थी, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या बोला है, एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है।
मान लो एक्स की कोई ये गुड्स थी जो पहले 5 की आती थी, 5 रुपये प्राइस था उसका, तब हम वाई कितनी ले रहे थे, 10 ले रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है, एक्स का प्राइस और इंक्रीज हो जाता है। एक्स का प्राइस इंक्रीज होने से हम किसकी डिमांड करेंगे, हम एक्स प्रोडक्ट की डिमांड ना कर कर किसकी डिमांड करेंगे, वाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज करने लगते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक गुड्स का प्राइस दूसरे गुड्स की क्वांटिटी डिमांड, रिलेशनशिप यही होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जब क्वेश्चन में ये बोला है जब स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो मांग वक्र कहाँ खिसकेगा, मांग वक्र हमारा राइट साइड खिसकेगा। अगर पहले मांग वक्र हमारा ये था तो फिर हमने मांग वक्र में राइट साइड शिफ्ट आया है, क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज नहीं करते बल्कि दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करते हैं। तो इससे मांग वक्र में दाहिनी तरफ खिसकाव आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने का कौन सा उपाय है। न्यून मांग होती है कि अर्थव्यवस्था में जो मांग का जो स्तर है, लो मांग बहुत कम है। तो अगर आपको मांग कम होने का रीज़न क्या होता है, सबसे पहले मांग कम होने का रीज़न है कि लोगों के पास इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तभी तो वो डिमांड नहीं कर रहे। तो ये कह रहे हैं कि अगर मांग की कमी है तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे। सबसे पहला ऑप्शन है करों में वृद्धि। देखो करों में तो वृद्धि नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के पास पहले ही इनकम नहीं है, और आप टैक्स लगा दो, टैक्स लगने की वजह से उनकी इनकम और कम हो जाएगी। तो मांग की वृद्धि को ठीक करने का ये तरीका तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन है बैंक दरों में कमी करके। ये किया जा सकता है, बैंक रेट अगर कम कर दी जाती है तो लोगों को क्या होगा, सस्ते लोन मिलेंगे, सस्ते लोन मिलेंगे, कहीं ना कहीं उनकी इनकम इंक्रीज होगी। तो न्यून मांग को ठीक करने के लिए आप बैंक दरों में भी कमी कर सकते हैं। अब सी ऑप्शन देखिए, सीआरआर में वृद्धि। जो लोन देते हैं ना सीआरआर, अपने पास एक रिजर्व रखती है। अगर बैंक, हर एक बैंक क्या करता है, अब हर एक बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक के पास अपना एक रिजर्व रखता है। अगर सीआरआर बढ़ जाती है तो क्या होता है, लोन मिलना महंगा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में लोगों की इनकम पहले ही नहीं है और लोन मिलना महंगा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो बैंक दर में अगर कमी हो जाती है तब भी आप मांग को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब इसका ऑप्शन फोर्थ भी देख लेते हैं। ऑप्शन 4 में क्या बोला गया, ऑप्शन 4 में बोला है सरकार द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद में वृद्धि। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर राइट है। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन में वो जो सरकार द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद में वृद्धि, अगर सरकार क्या करती है, जो सिक्योरिटीज मार्केट में होती है उसको परचेज कर लेती है। ठीक है, जब सिक्योरिटीज जो मार्केट में है, सरकार ने क्या किया, सबको परचेज कर लिया ना, तो उस सिचुएशन में क्या आता है, मार्केट के अंदर पैसा आ जाता है, क्योंकि सरकार ने क्या किया, सिक्योरिटीज खरीदी और पैसा मार्केट में दे दिया। तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं लोगों तक पैसा पहुंचता है। तो ये भी ऑप्शन भी ठीक है कि अगर अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति है तो उसको आप सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद से भी क्या कर सकते हो, खरीद में वृद्धि करके भी न्यून मांग की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। और जो नीचे वाला ऑप्शन एक हमारा था कि अगर बैंक दर को कम किया जाएगा तब लोगों के पास आसानी से लोन पहुंच जाएगा, तो वो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब डिपेंड करता है कि जो आंसर की है उसमें किसको बिल्कुल राइट सही माना है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन कि बैंक दर में कमी कर और सरकार द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद में वृद्धि कर भी न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये बोला है मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के अनुसार एक देश को क्या करना चाहिए। आंतरिक संतुलन के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए, बाह्य संतुलन के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए, या बाह्य संतुलन के लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग करना चाहिए, या विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। मुंडेल फ्लेमिंग जो मॉडल है वो हमेशा अपने मॉडल में सबसे पहली जो बात समझाते हैं वो यही समझाते हैं कि अगर एक अर्थव्यवस्था को आंतरिक संतुलन को कायम करना है ना, इंटरनल बैलेंस लेके आना है, तो आपको फिजिकल पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए। लेकिन अगर आपको पूरे बाहरी संतुलन को विस्थापित करना है तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के अनुसार बाह्य संतुलन के लिए आपको क्या करना चाहिए, मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या को अवरोही क्रम में लिखो। इंग्लिश में कहूँ तो अवरोही क्रम होता है, पहले उस राज्य को लिखना है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उसको लिखना है जिसकी जनसंख्या कम है, फिर और कम, फिर सबसे लास्ट में कम वाला। तो ऑप्शन क्या बोला है, पहला गुजरात, सेकंड पूछा है हरियाणा की जनसंख्या को देखो, राजस्थान की जनसंख्या देखो, और फिर आएगा पंजाब की जनसंख्या को देखो, और फिर जिसकी सबसे ज़्यादा हो उसको पहले लिखो और जिसकी कम हो उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट की कितनी जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो राजस्थान की है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या है 68 मिलियन जनसंख्या राजस्थान की है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद जो दूसरा स्टेट आता है वो आता है गुजरात। दूसरा स्टेट जहाँ पर जनसंख्या थोड़ी कम है राजस्थान से वो है गुजरात। गुजरात के अंदर जो जनसंख्या है वो 6.03 करोड़ के आसपास है। फिर आता है पंजाब। पंजाब की जो जनसंख्या है वो 2.77 करोड़ है। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा की जनसंख्या 2011 के अनुसार 2.11 करोड़ थी। तो यहाँ पर हमें अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा राजस्थान, फिर आएगा गुजरात, उसके बाद आएगा पंजाब और उसके बाद आएगा हरियाणा। तो इसीलिए उस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है यूएनडीपी द्वारा विकसित मानवीय विकास की जो रिपोर्ट है 2016 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। 130वां स्थान है, 131वां स्थान है, 130वां स्थान है या 131वां स्थान है। अब आपको पता है यूएनडीपी हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश करती है और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2016 में जो स्थान था वो क्या था, 131 स्थान था। और यहाँ पर 131 स्थान था और पॉइंट्स में अगर हम कहें तो 0.624 था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तकनीकी द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। कि जो तकनीक, जो टेक्नोलॉजी में ड्यूलिज्म होता है, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया। पहली बात, जो टेक्निकल ड्यूलिज्म होता है वो होता क्या है। उसमें ये बताया जाता है कि हमारी जो इकोनॉमीज होती है ना, दो सेक्टर्स में बटी हुई हैं। एक है ट्रेडिशनल सेक्टर, एक है मॉडर्न सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर क्या करता है, ट्रेडिशनली टेक्निक्स का यूज़ करता है जिसकी वजह से वो पिछड़ा रहता है। और मॉडर्न सेक्टर होता है हाई क्वालिटी की मशीन्स यूज़ करता है जिसकी वजह से वो पिछड़ापन उसका नहीं रहता। तो यहाँ ये पूछा गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है। इस कॉन्सेप्ट को हिंगन्स द्वारा दिया गया है, केंज ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं दिया। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। हिंगन्स द्वारा जो टेक्निकल ड्यूलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक अर्थव्यवस्था में अगर निवेश 250 करोड़ है और राष्ट्रीय आय में 1000 करोड़ की वृद्धि की जाती है, ठीक है, राष्ट्रीय आय कितनी बोली गई है 1000 करोड़, निवेश बोला गया है 250 करोड़, तो आपको बताना है उपभोग व्यय में होने वाला परिवर्तन कितना है। अब आपके पास आसान है इस क्वेश्चन को निकालना, आपको कंजप्शन निकालना है। कंजप्शन आप कैसे निकाल सकते हो, इनकम में से आप सेविंग माइनस कर दो या इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो हम इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। अब देखिए इनकम हमारे पास कितनी है, इनकम हमारे पास 1000 करोड़ है। अब हमारे पास निवेश कितना है, निवेश हमारे पास 250 करोड़ है, सॉरी 250 करोड़। अब हमें 1000 में से 250 करोड़ को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, कंजप्शन निकल आएगा, जो कितना होगा 750 करोड़ हमारा क्या निकल जाएगा, कंजप्शन निकल जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो हमसे पूछा गया है।
अब आपको पता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो कौन बताता है? MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से हम उत्पादन संभावना वक्र का क्या करते हैं? उत्पादन संभावना वक्र का स्लोप देख सकते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थापित कब किया गया था? चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कब स्थापित किया गया था? हमसे ये पूछा है। भोपाल में स्थापित किया गया था, दिल्ली में स्थापित किया गया था, लखनऊ में स्थापित किया गया था या जयपुर के अंदर इसको स्थापित किया गया था? ये जो संस्थान है, इस संस्थान को जब स्थापित किया गया तो ये हमने जयपुर के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। और जयपुर के अंदर हमने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी 8 अगस्त 1988 के अंदर जयपुर में हमने चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान बनाया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 2014-15 की संघीय बजट में निम्न में से कौन सा गैर योजना व्यय है? गैर योजना व्यय क्या होता है? एक ऐसा खर्च जिसमें आपने प्लानिंग नहीं की, योजनाबद्ध तरीके से आपने उसको नहीं किया। तो गैर योजना व्यय में किस किस को शामिल किया जाता है? पहला है रक्षा पर खर्च, ब्याज का भुगतान, वेतन, पेंशन, अनुदान। गैर योजना व्यय या फिर इसको इस तरह का खर्च जिससे कि प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी में किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। तो आप देखिए, रक्षा व्यय भी एक गैर योजना व्यय है, ब्याज पर जो भुगतान किया जाता है वो भी एक गैर योजना व्यय है, वेतन और जो पेंशन दी जाती है वो भी गैर योजना व्यय है, अनुदान जो दिया जाता है वो भी एक गैर योजना व्यय है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ये सारे व्यय गैर योजना व्यय हैं। तो ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक अनुपात हमसे बोला है। नगद आरक्षित अनुपात जिसको हम बोलते हैं CRR, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ CRR बोलते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात जिसको हम बोलते हैं SLR बोलते हैं। का उद्देश्य क्या है? ये आपको पता है, एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जिससे हम क्या करते हैं, बैंक में तरलता, कितना पैसा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना आपको एक्सपेंड करना है, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये कहते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है? बैंकों की तरलता की स्थिति को देखना, बैंकों की वित्तीय स्थिति, बैंकों की लाभ स्थिति। तो हमने कहा CRR को कम ज़्यादा करते हैं या SLR को हम कम ज़्यादा करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि हम मनी की जो सप्लाई है उसको अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन घटा भी सके और बढ़ा भी सके। तो इसीलिए यहाँ पर बैंकों की जो तरलता है वो राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा हम इसीलिए यूज़ करते हैं इनको, ताकि हम एक लिक्विडिटी जो है बैंकों में बना रखें। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगटित अधिमान सिद्धांत किस द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये है रिवील्ड प्रेफरेंस जो थ्योरी है उसका बोला गया है, वो किसने दी है? अब आपको पता है सबको, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सैमुअल्सन द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति वक्र के बाईं ओर खिसकने का कारण पूछा गया है हमसे। हम क्या करते हैं, सप्लाई कर्व को बनाते हैं और ये बोला गया है क्वेश्चन में सप्लाई कर्व राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। अब आप देखिए, आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है तो आपको वैसे ही पता लगा कि कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई क्या हुई है, कम हुई है। सप्लाई क्या हो गई, कम हुई। इसका मतलब ये है कि सप्लाई के कम होने का हमें रीज़न देखना है। सबसे पहली बात है कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। अब हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में एक में देखा था कि क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड्स का जब प्राइस इंक्रीज होता है तब क्या होता है, सप्लाई में क्या आता है, राइट साइड शिफ्ट आता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट नहीं आता। सेकंड है, तकनीकी उन्नति हुई है। जब उन्नति होती है तकनीक में तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, तो इससे सप्लाई हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन शुल्क कम अगर हम हुए हैं।
अगर हमारे उत्पादन के शुल्क घटे हैं, इसका मतलब एक प्रोड्यूसर को कम पैसा देना पड़ा है, कम पैसा देना पड़ा है, उसका खर्च कम आया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बना सकता है, तो ये ऑप्शन भी रोंग है। आप एक ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है आगतों की कीमतों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आगत होता है इनपुट। अगर जो भी रिसोर्सेज हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, अगर उनका क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। मान लो प्रोडक्शन करने के लिए हम लेबर लगा रहे थे जिसका प्राइस मान लो 500 रुपीज़ था पर डे, अगर उसका प्राइस क्या हो जाता है 500 रुपीज़ पर डे ना होकर 1000 हो जाता है, तो ऐसे में एक प्रोड्यूसर के लिए क्या हो जाएगा, उसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जितना वो प्रोडक्शन पर पैसा लगा सकता था, जितना अपने प्रोडक्शन को स्किल को बढ़ा सकता था, वो उतना नहीं बढ़ा पाता। तो उत्पादन के जो संसाधन है या आगतों की कीमतों में वृद्धि होने की वजह से हमारा सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है आईसीआईसी बैंक की स्थापना जो है कब हुई। आईसीआईसी बैंक जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट पूछा गया है कि उसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो कहाँ जो है हुई है। ऑप्शन में है जून में किया गया 1984 में वडोदरा में, या जून 1994 नई दिल्ली के अंदर, और अगला क्वेश्चन है जून 1994 वडोदरा एंड मार्च 1993 मुंबई। तो जो आईसीआईसी बैंक की स्टैब्लिशमेंट है वो जून 1994 वडोदरा के अंदर जो है इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है 2011 में राज्य अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब है कि जो सबसे पहले वो राज्य आएगा जहाँ पर साक्षरता सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वो राज्य आएगा जहाँ पर कम है, फिर और कम, फिर और कम। तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम एंड चौथा ऑप्शन है मणिपुर। जहाँ पर साक्षरता सबसे अच्छी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो पहला राज्य है वो मिजोरम है, सेकंड जो राज्य आएगा वो मणिपुर आएगा, फिर हमारा मेघालय और फिर आएगा असम। तो हम कहेंगे पहले ऑप्शन थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट। तो सेकंड एंड फर्स्ट, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न संतुलन जो पाश का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। इंग्लिश में अगर हम इस क्वेश्चन को कहें तो लो लेवल का जो ट्रैप है ना संतुलन का, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। ऑप्शन में बोला है लेवेंस्टीन ने दिया है, फिर बोला है आर नेल्सन ने दिया है, रोस्टन रोडान ने दिया है, हैरिस टोडारो ने दिया है। तो जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है हमेशा किसने दिया था, इस कॉन्सेप्ट को दिया था नेल्सन द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्याज के समय पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कि ब्याज जो है समय पसंदगी एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसने दिया था। ऑप्शन में बोला है इरविंग फिशर ने, जे.एम. केन्ज ने, नट वेल्केश ने, गुरनाल मेडल ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है फिशिंग द्वारा, इरविंग फिशर द्वारा इस कॉन्सेप्ट को जो है दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विवेकशील प्रत्याशी संकल्पना की मान्यता से यह परिणाम निकलता है। यहाँ पर रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस की बात की गई है कि रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या कहती है, उससे क्या रिजल्ट निकलता है। तो ऑप्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि कंज्यूमर जो अपना डिसीजन लेता है वो हर तरह की इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है, वो रैशनली बिहेवियर करता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको पहले से ही भाप लेता है कि कल को गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होंगी, उसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस सब चीज़ को पहले से ही जान लेता है, जिसकी वजह से उन पॉलिसीज़ को जितना काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं कर पाती। या ये कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि लोगों को फूल बनाया जाए किसी तरीके से,
तो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस ये कहती है कि सरकार जो है लोगों को फूल हमेशा नहीं बना सकती, और कहीं ना कहीं लोग पहले से ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का एंटीसिपेशन जो है कर लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में अगर इसका रिजल्ट पहले से इस तरीके से करक्स पता है तो हमें ऑप्शन ढूंढना आसान हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या बोला है कि क्या परिणाम निकलता है। अधिकांश बेरोजगारी स्वैच्छित है, नहीं, इस बेरोजगारी के बारे में उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। मौद्रिक नीति अल्पकाल में कार्य कर सकती है, ये भी बात उन्होंने नहीं बोली। उन्होंने बोला था कि कहीं ना कहीं रैशनल एक्सपेक्टेशन में ये बात बोली गई थी कि जो सब क्या करते हैं लोग इतने रैशनल तरीके से बिहेव करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पहले से अनुमान लगा लेते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाती जितनी उन्हें होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमसे निजी आय जो है निकालने के लिए क्वेश्चन में बोली गई है। अब निजी आय निकालने के लिए हमने क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, व्यक्तिगत प्रवज्य आय, व्यक्तिगत कर, निगम लाभ कर और निजी निगमित क्षेत्र की बचत। अब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, क्योंकि इसमें निजी आय को आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज ये भी निजी आय में शामिल होता है, व्यक्तिगत प्रवज्य आय, व्यक्तिगत कर, निगमित लाभ और निजी निगम क्षेत्र की बचत। आप इन सबको जब प्लस करोगे ना, ये सब चीज़ें ही हमारी निजी आय के अंदर आती हैं। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा 410 जो है वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ इसका फॉर्मूला आप देखना और इसको पुट करना, तो आपका बिल्कुल आसानी से प्लस करके आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी निजी आय के अंदर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ मैंने आपको बता दिया, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा जो है विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है IMF, सेकंड ऑप्शन है IFC, थर्ड ऑप्शन है IDA द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है IBRD। जो विश्व विकास की रिपोर्ट है वो कौन प्रकाशित करता है, IBRD या फिर जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो विश्व विकास की जो रिपोर्ट है वो IBRD द्वारा प्रकाशित जो है की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, विनिमय दर तथा विदेशी विनिमय की पूर्ति में जो संबंध है वो किस तरीके का है। अब आपको पता है कि विनिमय की दर जितनी ज़्यादा होती है जितनी ज़्यादा विदेशी विनिमय की दर होती है उतनी ही ज़्यादा क्या होता है, विदेशी विनिमय की क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। तो विदेशी विनिमय की दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा डैश के समान होता है, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसे किसके समान माना जाता है। तो जो हमारा राजकोषीय घाटा होता है वो एक तरह का ऋण के समान, हमारा जो घाटा होता है वो ऋण के समान होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सैमुअल्सन के अनुसार जो आर्थिक समस्याएं हैं वो मूल रूप से वो क्या हैं। सैमुअल्सन ने आर्थिक समस्याओं को क्या बताया कि उत्पादन तकनीक के चुनाव की समस्या है, या आय के वितरण की समस्या है, या संसाधनों के आवंटन की समस्या है, या असीमित संसाधन है और सीमित आवश्यकताओं की समस्या है। जो सैमुअल्सन ने आर्थिक समस्याओं को मूल रूप से संसाधनों के आवंटन की बंटवारे की समस्या होने की वजह से ही आर्थिक समस्या है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, उसमें हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं और हमसे रिग्रेशन जो है वो पूछा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान है। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें जो रिग्रेशन का जो फॉर्मूला है कोरिलेशन का, BXY इंटू BYX, ये आप रूट करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो कोरिलेशन की। अब आप ये देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे।
इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो हमारे पास जो फर्स्ट जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है, 3x + 2y = 26 हमें दे रखा है। अगर हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से by(x) को निकाल लेते हैं। जब हम by(x) को निकालेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम किस इक्वेशन का यूज़ करेंगे by(x) को निकालने के लिए, by(x) को निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 26 में 26 क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे 3x, और अपॉन में आ जाएगा इनके क्या, 2, इसके अपॉन में आ जाएगा 2 ही यहाँ आ जाएगा। और लेकिन हमें by(x) में किसकी वैल्यू चाहिए, हमें by(x) में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये 3/2 जो है हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें पता लगा कि हमारी जो by(x) की जो वैल्यू है वो क्या निकली है, 3/2 निकली है। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, अब इसी तरीके से इस सेकंड इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे और bxy की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अब हम bxy की वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 31 माइनस करेंगे y और अपॉन में कर देंगे 6 और अपॉन में 6, y/6 का मतलब है 1/6 × y। तो यहाँ पर हमारे पास bx की जो वैल्यू आई वो क्या आई, -1/6। अब हमारे पास दोनों वैल्यू हमें पता है पहली हमारी। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू को डाल देंगे। हमारी जो फर्स्ट वैल्यू थी वो क्या थी, -3/2, और यहाँ क्या थी दूसरी वैल्यू, -1/2। ठीक है, हमारे पास यही वैल्यूज थी ना। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 1/2 नहीं, 1/6 थी ना, अभी हमने 1/6 निकाली है, ये क्या थी 1/6 थी। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 माइनस से माइनस कैंसल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर क्या आ गया, रूट में आपका आता है 1/4। जब आप 1/4 का रूट करते हो तो आपका क्या निकल के आएगा, 1/2 निकल जाएगा रूट। तो 1/2 आ गई। 1/2 को जब आप डिवाइड करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आ गया आपका 0.5 जो है आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर निकल गया। तो आपको कुछ नहीं करना, by(x) का रूट करके आप कोरिलेशन को जो है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमसे यही दो इक्वेशन के अंदर कोरिलेशन पूछा था और ये पूछा था, और जब हमने इसको सोल्व किया तो आपका आंसर क्या आया है, ऑप्शन नंबर बी जो कोरिलेशन है वो कितना निकल के आया है, 0.5 जो है हमसे कोरिलेशन जो है निकल के आया है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या है, ये तो एक सिंपली क्वेश्चन है, इसमें तो सिर्फ आपसे ये पूछा है 2011 के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी पूछी है। तो इस क्वेश्चन को तो आप सिंपली सर्च करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय है। मतलब हम क्या करते हैं, जो मनी की जो सप्लाई है, ये जो साख है कि इकोनॉमी में कितना साख का नियंत्रण करना है, उसमें गुणात्मक उपाय इनमें से पूछा गया है कौन सा है। फर्स्ट है सीमांत अनिवार्यता, सेकंड है CRR रेशो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आपको पता है नगद आरक्षित अनुपात या बैंक रेट या खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं वो क्या है, वो सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे नंबर्स में हम मेज़र कर सकते हैं। बैंक रेट को हटा दोगे बढ़ा दोगे तो सप्लाई घट जाएगी बढ़ जाएगी। लेकिन जो सीमांत अनिवार्यता है वो क्या है, क्वालिटेटिव मेज़र है। किसका, मनी की जो साख है उसको नियंत्रित करने का जो क्वालिटेटिव मेज़र है वो कौन सा है, सीमांत अनिवार्यता राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे मेज़र हमें क्या दे रखे हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉस्क्यूलोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन यह भी कहते हैं। अब हमें पता है स्टैट के अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, लैप्टोकैटिक LPM, लैप्टोकैटिक वैसोकैटिक और मैसोकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये मोसोकैटिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये इसकी जो शेप होती है ना वो नॉर्मल कर्व की तरह शेप होती है इसकी। तो इस कर्व को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सीधा ऑप्शन नंबर बी जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो जाएगा, मेसोकैटिक।
अगला जो लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का हमारा बचा है वो है बेसल मानक डैश से संबंधित है। जो ये जो है बेसल जो है ये रिफॉर्म है, ये भी एक ये, लेकिन इसका जो संबंध है वो किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है बीमा अधिनियम से, शेयर बाजार से, व्यापारिक बैंकों से या फेमा। अब बेसल जो नॉर्म्स हैं उनका जो संबंध है व्यापारिक बैंकों से है। व्यापारिक बैंकों में कितना बैंक में क्रेडिट है, कितना डेबिट है, या कितना जो है लोग बैंक से लोन ले जाते हैं और फिर वो किस तरह से उसको मैनेज करना है, इसका जो सब सारा संबंध बेसल नॉर्म से है। तो यहाँ पर व्यापारिक बैंक जो है राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारा 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है एचटेट इकोनॉमिक्स का वो डिटेल में कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।